Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मॉड्यूल्स और मॉड्यूल में हम इंक्वायरर को डिस्कस करेंगे, साथ में हम चौक पर किस तरह से काम कर सकते हैं तो हम इसे भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ और इस फोल्डर का मैं नाम रखती हूँ इंपोर्ट इंक्वायरर। और जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने इस फोल्डर को एड्रेस बार पर सेलेक्ट करते हुए लेकर आते हैं। जब हम यहाँ पे वन टाइम क्लिक करेंगे और इसको बैक कर देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे CMD लिखेंगे। CMD का मतलब क्या होता है? CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। जब मैं यहाँ पर CMD लिखकर मैंने इसको इंटर किया तो यहाँ मेरे सामने क्या ओपन हुआ, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये ओपन हो गया है। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट से मैं कहाँ जाऊँगी? मैं यहाँ से अपने VS कोड में जाऊँगी और VS कोड में जाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी कोड, CODE। अगर मैं यहाँ पे जस्ट कोड लिखती हूँ तो भी मेरा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन मुझे अपने करंट फोल्डर के अंदर जाना है। मेरा करंट फोल्डर कौन सा है? मेरा करंट फोल्डर है इंपोर्ट इंक्वायरर वाला। ठीक है, तो उसमें जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं एक स्पेस देकर डॉट लगाऊंगी एंड देन मैं इसको इंटर कर दूँगी। तो मेरा VS कोड जो है वो ओपन हो गया है और मैं इस वक्त अपने करंट फोल्डर के अंदर आ चुकी हूँ। आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इंपोर्ट इंक्वायरर जो है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ से इस वेलकम को क्रॉस करूँगी और यहाँ ऊपर बने हुए जो 3 आइकन बने हुए हैं डॉट्स के, इनको मैं वन टाइम क्लिक करूँगी तो मेरे सामने क्या हुआ, ये 3 ऑप्शन खुलकर आ गए हैं, रन, टर्मिनल एंड हेल्प का। तो मैं यहाँ से टर्मिनल जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने अपना कर्सर जो है इस टर्मिनल के ऊपर लाई तो सामने क्या हुआ, मेरे सामने एक न्यू टर्मिनल लिखा हुआ नज़र आ गया। ठीक है, दिस वन। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको वन टाइम क्लिक करूँगी तो यहाँ मेरे VS कोड के अंदर इस हाफ उस पर देखें, मेरा VS कोड का टर्मिनल जो है वो ओपन हो गया है, लेकिन मुझे अभी इसको थोड़ा सेट करना है। सेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस डाउन एरो जो है इसका एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, मैं इसे वन टाइम क्लिक करती हूँ तो यहाँ मुझे ऊपर अलग अलग टाइप के ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये तमाम ऑप्शंस क्या हैं? ये मेरे टर्मिनल की सेटिंग है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर क्लिक कर देती हूँ तो इससे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो टर्मिनल है वो मेरे यहाँ VS कोड में ओपन हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं अपने जो मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए जो मुझे अपनी मेन फाइल्स चाहिए, मैं उनको यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ जाती हूँ और यहाँ आने के बाद मैं अपनी कौन सी फाइल बनाऊँगी, सबसे मेन फाइल जो है जिस पे मुझे अभी काम करना है सारा, वो है मेरी main.ts की फाइल। main.ts की फाइल कौन सी फाइल होती है? ये मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है जिसके अंदर मुझे अपना काम करना होगा। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर ली है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा बंद कर रही हूँ और मैं यहाँ पर आ रही हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक वो ऐसी फाइल चाहिए जिसमें मैं जाकर अपनी टाइप स्क्रिप्ट की सेटिंग जो है उसको जो है अपडेट कर सकूं, उसको सेट कर सकूं, चेंज कर सकूं और अपने जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से जो है मैं उसकी सेटिंग बनाऊं। तो वो कौन सी फाइल होती है? वो फाइल होती है ts-config.json की फाइल। सही, तो ts-config.json की फाइल के लिए हमारे पास क्या कोड होता है? हम लिखेंगे tsc स्पेस -n8 और मैं इसको इंटर कर दूंगी। तो यहाँ इमिजिएटली आप देखेंगे कि ts-config.json की फाइल जो है वो मेरे पास बनकर आ चुकी है। यानी ये जो मैंने अभी कमांड चलाया उसने मुझे क्या किया, वो उसने मुझे मेरी ts-config.json की फाइल को बनाकर मुझे दे दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, तो अब मैं यहाँ पर अपनी दूसरी फाइल जो है
पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल उसे बनाऊंगी। और उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, उसके लिए मैं लिखूंगी npm स्पेस n एट, अगर मैं यहाँ पर इतना लिखकर इंटर करूँगी तो वो मुझसे सवालात करेगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं स्पेस देकर यहाँ पर हाइफन हाइफन करके यस कर दूँगी, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको ये करूँ कि जस्ट हाइफन करके वाई भी लिख दूँ तो भी ये काम करेगा। तो मैं इसको इतना लिखकर इंटर कर दूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल जो है वो भी बनकर आ गई, यानी इस कमांड ने मुझे पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल जो है वो भी मुझे बना दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट फाइल जो है npm स्पेस i स्पेस @type /note स्पेस हाइफन कैपिटल D लिखकर इंटर करूँगी। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ी सी इंस्टॉलेशन होंगी और उसके बाद मेरे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर और पैकेज लॉग जेसन की फ़ाइल जो है ये मेरे पास बनकर आ गई है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अपनी डॉट गिट इग्नोर की फ़ाइल भी बनानी है, ठीक है। डॉट गिट इग्नोर की फ़ाइल को बनाने के बाद मैं इसको इंटर करती हूँ तो यहाँ इसका पेज जो है ओपन हो जाता है। और यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने इस नोड मॉड्यूल को लिखकर सेव करवा दूँगी। और अब मैं इसको यहाँ पर सेव करवाऊँगी, ठीक है। और फिलहाल इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। क्यों क्लोज़ कर दिया, इसलिए मैंने क्लोज़ कर दिया क्योंकि मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है अपनी टीएस की फ़ाइल में और अपनी पैकेज की फ़ाइल के अंदर। तो वो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं इसको भी जान लेते हैं। इसके लिए मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपना इस टर्मिनल को फ़िलहाल बंद कर देती हूँ ताकि स्क्रीन ज़रा खुलकर सामने आए और जब मैं यहाँ पे चेंजिंग कर रही हूँ तो आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम ना हो और सारा कोड जो है वो अच्छे से नज़र आए, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले अपनी ts-config.json की फ़ाइल जो है इसे ओपन करती हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारा कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम अपनी लाइन नंबर 14 पर आ जाते हैं। यहाँ ES 2016 लिखा हुआ है। 2016 मतलब कि पुराना वर्जन, हमें इतने पुराने वर्जन पे काम नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको चेंज करवाएंगे 2022 के वर्जन से, ठीक है। हमें नई अपडेट्स चाहिए, चेंजिंग चाहिए, ताकि हम जब अपने इस मॉड्यूल पे अभी काम करें तो क्या हो, हमें लेटेस्ट चीज़ें जो है वो हमारे पास मौजूद हों। तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से नीचे आएंगे, ठीक है। और नीचे आने के बाद हम देखेंगे अपनी लाइन नंबर 28 को, यहाँ पे मॉड्यूल लिखा हुआ है और कॉमन JS लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको भी नोड नेक्स्ट से चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद बारी आती है मॉड्यूल रेजोल्यूशन की। यहाँ अगर आप देखें तो लाइन नंबर 30 पे मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो है वो कमेंट हुआ है। तो फर्स्ट वन में क्या करूँगी, इसको अनकमेंट करूँगी, ठीक है। इसके जो फॉरवर्ड स्लैश थे मैंने उनको बैक स्लैश से हटा दिया तो ये अनकमेंट हो गया। अब इसके बाद मैं इसके सामने नोट 10 जो लिखा हुआ है इसे भी यहाँ से रिमूव करके इसको भी नोड नेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। और मुझे अपने इस ts-config.json की फ़ाइल में जो अपडेट्स चाहिए थी, जो मुझे चेंजिंग्स चाहिए थी वो ये थी। तो ये सारी मैंने चेंजिंग करवा दी हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर। जो मुझे न्यू वर्जन, न्यू चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ये सब करा दी। अच्छा, ये जो तमाम कॉन्फ़िगरेशंस मैंने यहाँ पर करी हैं तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये तमाम कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको हर दफ़ा इनको करना लाजमी है, ठीक है, ताकि टाइपस्क्रिप्ट की जो भी लेटेस्ट चीज़ होगी उनको आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं सेव करवाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने अपने इस को ऑटो सेव के ऊपर रखा हुआ है।
तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है और मेरा ये ऑटोमेटिकली जो है सेव हो रहा होता है। अगर आप भी ऐसा कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ ये कि यहाँ सेव का आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है, आप इसको क्लिक करें और अपनी इस फाइल को सेव करवाएं। तो यहाँ जो है आपके पास ये क्रॉस लिखा होगा। अगर आपके पास सेव नहीं है काम तो यहाँ क्रॉस नहीं आएगा बल्कि एक डॉट बना हुआ आएगा। उस डॉट का मतलब होता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो अभी उसमें जो भी आपने चेंजिंग करी है वो सेव नहीं हुई है। तो उसके लिए लाजमन आपको जाकर अपनी फ़ाइल को सेव करवाना पड़ेगा एंड देन आप यहाँ आकर इसको क्रॉस करेंगे ताकि आप नेक्स्ट फाइल पर जा सकें। अब हम आ जाते हैं अपनी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल के ऊपर। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें थोड़ा सा एडिशन करना है। हम यहाँ लाइन नंबर 5 पर आते हैं क्योंकि हमें इसके नीचे मैं इसको एंटर करूँगी तो मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। डबल कोड लेते हुए मैं यहाँ पर टाइप लिखूँगी TYPE। मैं टाइप लिखा तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन में भी फर्स्ट वन टाइप आया, इसे ही मैं क्लिक कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ रहा है, सामने मॉड्यूल लिखा हुआ आ रहा है, इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ जो थी वो मुझे ये चेंजिंग करवानी थी जो मैंने करवा ली। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, इसे भी सेव करवा कर मैं यहाँ से बंद कर दूँगी। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने चेंज करवानी थी। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो मेरी फाइल्स थी ये इनका सेटअप जो है ये हो चुका है मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से। जो जो मुझे चेंजिंग करवानी थी वो मैंने यहाँ पर सब कुछ करवा लिए। अच्छा, आपने गौर किया कि हर चीज़ में मॉड्यूल 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 एक वर्ड है जो बोला जा रहा है कि मॉड्यूल, तो ये मॉड्यूल है क्या? तो अगर हम अपने काम को शुरू करने से पहले इस मॉड्यूल को समझ लें कि ये मॉड्यूल आखिर क्या चीज़ है, तो देख लेते हैं हम इसको कि ये मॉड्यूल टाइप जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये मैंने क्यों सेट किया है, ये मॉड्यूल क्यों इतना यूज़फुल है, और ये जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे तो ये क्या है, तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। इसके लिए मैंने एक टूल जो है ये एक्सली ड्रॉ का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के ज़रिए इसको समझाऊंगी कि मॉड्यूल का यूज़ करने का क्या फ़ायदा है और मॉड्यूल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि एक बुक है और हमें उसे पढ़ना है। तो हम क्या करें कि अगर वो बुक हमें पूरी की पूरी एक ही पेज पर लिखी हुई मिल जाए तो क्या आप उस बुक को आसानी से रीड कर सकते हैं? क्या आप उसको समझ सकते हैं? मुश्किल होगी, क्योंकि जाहिर है कि पूरी बुक जब एक ही पेज पर आ जाएगी तो उसके कोड को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा जो बुक होती हैं वो अलग अलग पेजेस पर मुश्तमिल होती हैं ताकि हम उनको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और हम उनको समझ सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट जो है वो मॉड्यूल का भी है। बुक वाली एग्जाम्पल में जो आप पेजेस देखते हैं वो मॉड्यूल का काम कर रहे हैं। हर पेज के अंदर अलग अलग चीज़ लिखी है। अगर मैं पूरी बुक में से बीच में से कहीं से कोई पेज फाड़ दूँ तो क्या होगा कि बाकी की बुक को कोई असर पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ेगा। बाकी के पेज बिल्कुल सही रहेंगे, उनका कंटेंट जो है वो भी सही रहेगा। इसी तरह मॉड्यूल का भी कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर मैं इस बुक के अंदर जो भी हमने चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हम अगर डिवाइड कर दें, या चलें हम इसको पहले इस तरह से सोच लेते हैं कि एक मॉड्यूल है, आप चाह रहे हैं कि आप मॉड्यूल ना बनाएं और आप बगैर मॉड्यूल के ही अपना काम करना चाह रहे हैं आप, तो क्या होगा कि जो भी कुछ आप काम करेंगे वो आप इसी तरह से एक फाइल पर कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसको मैं एक नाम दे देती हूँ, main.ts दे देती हूँ। इस अपने जो फाइल है इसको मैं नाम दे देती हूँ एक main.ts का, और मेरा जितना भी सारा कोड है वो मैं सारा का सारा कोड इसके अंदर लिख देती हूँ। अब वो कोड जो है वो 2000 लाइन का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो क्या मैं उसको मेंटेन कर पाऊँगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा इसकी, क्योंकि ये जो मैंने इतनी सारी लाइंस बनाई हैं इनको आप कोड से कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि ये सारा का सारा जो है ये कोड लिखा हुआ है। तो अब इस फाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो है इसको रीड करना, इसको मेंटेन करना। ठीक है, तो मॉड्यूल हमें ये कहता है कि आप ऐसा करें भाई कि ये सारा कुछ एक जगह लिखने के बजाय आप इसको 2-3 फाइल्स के अंदर अलग अलग डिवाइड कर दें। तो ये जो कोड है हमने इतना सारा लिखा हुआ है उसको क्या होगा कि वो अलग अलग फाइल्स के अंदर आ जाएगा।
तो हम इसको ज़रा डिवाइड करते हैं। यहाँ मैं 3 अलग अलग फाइल्स जो हैं वो मैं बना लेती हूँ। सही। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मैंने इतनी सारी लाइनें पढ़नी थी, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने एक लंबे बड़े से कोड को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। इसको भी हम क्या कहते हैं, ये तीनों भी हमारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। यहाँ मैं आपको इसके एडवांटेजेस जो हैं ये देखें, ये मैंने लिख के रखे थे ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो पहला जो फ़ायदा है वो क्या है? फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है इजी टू रीड एंड मेंटेन। ठीक है, सेकंड क्या है? आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। फिर है कैन बी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजीली। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है? इजी टू रीड एंड मेंटेन, कि अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है तो मैं आराम से उस फाइल में जाकर चेंज कर सकती हूँ, बाकी फाइल को मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी क्या थी कि आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब होता है कि अगर किसी फाइल में कोई मसला आ जाता है तो मेरी जो बाकी की 2 फाइल्स हैं वो अपनी जगह उसी तरह से रहेंगी, उनके कोड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे पास उसी तरह से चलती रहेंगी। ठीक है, ये तो ये भी एक फ़ायदा है मॉड्यूल को यूज़ करने का। जबकि अगर मैं इस केस में अगर ये काम करूं और यहाँ मेरे पास कोई मसला आ जाता है तो क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा कोड जो है वो अपनी जगह पे रुक जाएगा और वो जो है फिर पूरा कोड ही ख़राब हो जाएगा, है ना। तीसरी जो है मेरी जो मेरा एडवांटेज है वो है कैन बी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजीली, कि अगर मैं इन फाइल्स को एक साइड कर देती हूँ और यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाती हूँ। ठीक है, और उसको मैं नाम दे देती हूँ main.ts का। अब मैं अपनी इस वाली फाइल को नाम दे देती हूँ main.ts का। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर ये जो मैंने अपनी फाइल्स बनाई हैं तो इनको मैं क्या करूँगी, इन तीनों फाइलों को मैं अपनी इस फाइल में चला सकूँगी, कि अगर मैं इनको यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँ, इन तीनों फाइलों को, 3 अलग अलग फाइल जो है मैं इनको यहाँ पर अपनी इस मेन फाइल के अंदर लाकर इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं, कोई एटीएम या कुछ भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें हमें बहुत सारा कोड लिखना है, तो हम अपने उस फंक्शन को इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों अलग अलग फाइल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कि अगर हम एक के अंदर हम एडिशन का काम दे सकते हैं, एक के अंदर सब्सट्रैक्शन का काम दे सकते हैं। ठीक है, इसी एक के अंदर मल्टीप्लाइजेशन जो है हम उसका काम दे सकते हैं, कुछ ऐड करवा दिया, यहाँ पे मैंने इसको कुछ सब्सक्राइब करवा दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और सही, और तीसरी फाइल के अंदर मैंने कुछ और फंक्शन कर लिया, इसको मैं इसके ऊपर ही ले आती हूँ ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके अंदर जो तीसरी फाइल है इसके अंदर हमने कुछ डिवाइड करवा दिया या कुछ भी हम करवा सकते हैं, तो कोई भी, यानी हम इसके अंदर इन तीनों में हम अलग अलग काम जो है वो करवा के अपना सेव कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि अपनी ये जो मेरी मेन वाली फाइल है इसको मैं ज़रा छोटा कर लूँ, सही। ठीक, तो अब मैं इनको जो है अपनी इस मेन फाइल से कनेक्ट करवा दूंगी, इंपोर्ट कर लूँगी। ठीक है, अपनी main.ts में इन फाइल्स को इंपोर्ट कर लूँगी। ठीक है, तो अब क्या होगा इससे कि इनके अंदर जो भी काम है वो तमाम काम जो है वो मेरे पास इंपोर्ट होने के बाद अब ये तीनों फाइल जो हैं अपना, इनके अंदर का जो कोड लिखा हुआ है वो मेरी इस main.ts के अंदर जो है वो इंपोर्ट
हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब भी इसको चलाएंगे अपने main डॉट ts को, तो मेरी ये फाइल्स जो हैं ये यहाँ पर वर्क करेंगी। तो आपने देखा कि कितना आसान हो जाएगा इसको इंपोर्ट करना और इसी तरह से एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पर मॉड्यूल जो है ये हमारे इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी आसान करता है। तो ये जो चीज़ थी हमारे मॉड्यूल की, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर, हम जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है हमें अपना इंपोर्ट करना था इंक्वायरर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंक्वायरर को इंपोर्ट करते हैं। हम लिखते हैं इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, डबल कोट के अंदर आएगा ये, इसको मैं लिखती हूँ। सही, और यहाँ पे मैं लाइन कंप्लीट कर कर सेमीकोलन कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक एरर आ रहा है। ठीक है, इस एरर पे भी चले जाते हैं, लेकिन पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि ये जो चीज़ हमने इंपोर्ट करवाई है इंक्वायरर, तो पहले ये तो बताएं कि ये इंक्वायरर है क्या चीज़। इंक्वायरर जो है, सवाल ये पैदा होता है कि इंक्वायरर क्या चीज़ है, ये कोई फंक्शन है, मॉड्यूल है, क्या चीज़ है ये। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर अपना कर्सर जो है ये इसके ऊपर लेकर आते हैं और इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ देखें लिखा हुआ है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इंक्वायरर। ठीक है, तो मतलब कि इंक्वायरर क्या है, ये भी हमारा एक मॉड्यूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात साबित हुई कि इंक्वायरर जो है ये क्या है, ये भी एक हमारे पास एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जो है साबित हो गई है कि इंक्वायरर जो है वो एक मॉड्यूल है। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं अपनी डायग्राम के ज़रिए, और यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको किस तरह करते हैं कि इंक्वायरर जो है वो एक है मॉड्यूल, लेकिन अब मसला जो है वो ये है कि इंक्वायरर को मैं खुद बनाऊं, लेकिन इसके लिए भी एक मसला ये होगा कि फिर मुझे उसके लिए भी बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। एक बात और है कि हम इसको अगर ये करें कि हम इसको npm के ज़रिए, npm जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें इस टाइप के पैकेजेस जो हैं बने बनाए हमें मिल जाते हैं। अब npm क्या है, npm जो है ये है नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, npm जो है ये है एक नोड पैकेज मैनेजर। यहाँ पर होता क्या है कि जो डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं वो अपने अपने पैकेजेस बनाकर यहाँ पर पब्लिश करवा देते हैं, ताकि उनके बाद जो भी लोग आए, डेवलपर्स आए काम करने के लिए, तो वो उनके इन पैकेजेस को यूज़ कर कर अपने काम को आसान बना सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम भी यहाँ से अपने लिए एक इंक्वायरर को उठा लेंगे। ठीक है, और हम उस इंक्वायरर को उठाकर क्या करेंगे कि अपने उस पे ले आएंगे, अपने सिस्टम पर, अपने फोल्डर के पास लेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे ये करना होगा कि मैं टर्मिनल पर आकर कमांड प्रॉम्प्ट में मैं एक कमांड लिखूंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है npm इंस्टॉल इंक्वायरर। ठीक है, अब जब मैं ये कमांड लिखूंगी तो इससे मेरे पास ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। और ये इंस्टॉलेशन क्या कह रही है, ये इंस्टॉलेशन मुझे ये कह रही है कि ये मेरे लिए npm से एक इंक्वायरर लेकर आ रही है। ठीक है, ये npm से मेरे लिए एक इंक्वायरर लाकर मेरे सिस्टम के पास, मेरी फोल्डर के पास लाकर रख रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो इंक्वायरर है कि ये मेरे पास आ गया है। तो नज़र तो आ नहीं रहा है, कहाँ है ये इंक्वायरर, इंक्वायरर नज़र नहीं आ रहा है मुझे। तो ये इंक्वायरर कहाँ इसने लाके रखा, तो ये इंक्वायरर जो है इसने कहाँ लाके रखा, कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाया होगा। तो इसने ये इंक्वायरर मेरा कहाँ, नोड मॉड्यूल के अंदर लाकर स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको आपको इस तरह समझाऊं कि ये जो इंक्वायरर था इसने क्या किया
कि ये इंक्वायरर मेरे इस नोट मॉड्यूल के अंदर लाकर स्टोर करवा दिया, ठीक है। बट ये यहाँ पर स्टोर हो गया। अब हम जाते हैं अपने वापस VS कोड पर और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अभी भी इसका एरर जो है वो गया नहीं है और ये एरर जो है वो अभी भी मौजूद है। तो इसकी क्या वजह है इसको भी देख लेते हैं। इसके ऊपर आते हैं तो ये मुझसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे मुझे कह रहा है कि ये इंक्वायरर जो है ये क्या है, वो कह रहा है कि इंक्वायरर जो है ये एक जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट जो है ये हम इसको इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इंक्वायरर जो है ये कौन है, ये टाइप स्क्रिप्ट में हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इसको इंस्टॉल तो कर लिया है, लेकिन इसको हमने सिंपली जो है वो इंस्टॉल करवाया है, लेकिन इसकी हमने जो टाइप स्क्रिप्ट की जो पैकेज है वो तो हमने इसमें किया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जब इसको हवर करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये कोड दिया हुआ होता है। हमें बस सिंपली ये करना है कि इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल के ऊपर लाकर इसे सिंपली पेस्ट कर कर हम इसको इंटर कर देंगे। तो ये फिर से थोड़ी सी इंस्टॉलेशन हो रही है और उसके बाद जो है अब ये मेरा एरर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब मेरा जो है ये जो एरर था वो अब यहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इंक्वायरर को अपने फोल्डर के अंदर लाकर हमने अपने पास एक्टिव कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपना कोड स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे वेट अवेट। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इंक्वायरर जो है वो यूज़ होता है सवाल पूछने के लिए। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लें कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ वेटर आता है और आपसे कुछ ऑर्डर लेता है। फिर वो रेस्टोरेंट की किचन में जाता है और आपका ऑर्डर उनको बता देता है और फिर वहाँ आपके ऑर्डर के ऊपर काम होता है और फिर जब वो ऑर्डर तैयार हो जाता है तो फिर वो वेटर उसको आपको लाकर दे देता है। यानी एक प्रोसेस के बाद आपका ऑर्डर जो है वो आपको मिल जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है इंक्वायरर का भी कि इंक्वायरर जो है वो यूज़ होता है सवाल पूछने के लिए, लेकिन हमें इसको सेट करना पड़ता है। हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्वायरर डॉट प्रॉम। यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट जो है ये लगाएंगे और जो भी कुछ हम यहाँ पर अपना काम करेंगे वो हम इसके अंदर लिखेंगे। अभी मैंने इसमें वेरिएबल जो है वो ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए पहले इसको थोड़ा सा समझना जो है वो ज़रूरी है। तो हम इसको वापस अपनी डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। तो आप लोगों ने कभी ना कभी एग्ज़ाम दिया होगा किसी ना किसी चीज़ का। तो फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है। एग्ज़ाम्स में आपको अपनी जो आपकी शीट होती है उसके ऊपर आपको सबसे पहले अपना नाम जो है वो लिखना पड़ता है, रोल नंबर लिखना पड़ता है और सब्जेक्ट का बताना पड़ता है कि आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो तीनों चीज़ें हैं जो आपको लाजमी देनी पड़ती हैं और अगर आप इनको वहाँ पर मेंशन ना करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो इन्विजिलेटर जो होगा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारा नाम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं ना जो हमें अपने एग्ज़ाम की जो शीट है उसके ऊपर हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो यही सेम जो चीज़ें हैं ये हमारा इंक्वायरर भी मांगता है, ठीक है। इंक्वायरर वाले केस में भी हमें यही सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। अगर हम नहीं देंगे तो इंक्वायरर जो है वो इसको रिजेक्ट कर देगा और आपका जो कोड है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे ये नाम है, ठीक है। अब मैं इस नाम के आगे अपना नाम लिख देती हूँ और रोल नंबर के आगे कुछ भी लिख देती हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी रोल नंबर हम दे देते हैं। हम क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें स्मॉल लेटर जो है उसमें लिखना जो है उसको अपनी आदत बना लेना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट सबका सिंधी, ठीक है। तो वो लिख देते हैं।
अब ये तो रही एक नॉर्मल बात, ठीक है, जो हम एक नॉर्मल रियल लाइफ के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं वो हम इसी तरह कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लेकर आए अपनी टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इसको अपने टाइप स्क्रिप्ट की उसमें थोड़ा सेट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा, तो नेम के आगे हम अपना नाम जो है किस तरह देते हैं, हम डबल कोड में देते हैं, स्ट्रिंग वे में देते हैं, ठीक है, डबल कोड में दे दिया। और अब नीचे आता है रोल नंबर, ठीक है। यहाँ मैंने कैमल किस कर ही दिया है, वो एक आदत हो जाती है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो ये होता है कि आर भी कैपिटल है तो एन भी कैपिटल है, तो बीच में स्पेस भी है। हम जब टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं तो हम हमेशा कैमल किस किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं कि हमारा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और सेकेंड वर्ड का ये जो मैंने एन कर दिया है एन कैपिटल होता है, ठीक है। ये कैमल केस ही है। अगर ये स्नेक केस होता तो क्या होता, यहाँ पर एन के और उसके बीच में अंडरस्कोर हो जाता। इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको फिलहाल कैमल केस में ही कर लेते हैं। तो रोल नंबर हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि नंबर है तो हम यहाँ पर बस डायरेक्ट नंबर ही लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है यहाँ पर कैसे, सब्जेक्ट जो होता है वो भी सही बात है, टेक्स्ट है तो वो भी हम स्ट्रिंग में ही लिखते हैं। लेकिन अभी हम इसको जो सेट कर रहे हैं, हम इसे सेट करेंगे अपने इंक्वायरर के हिसाब से। तो इंक्वायरर के अंदर जो होता है वो हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें इंक्वायरर के अंदर चाहिए होता है फर्स्ट वन नेम, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन 1 जो है ये क्या है, क्वेश्चन 1 जो है ये बेसिकली हमारा नेम है। क्योंकि जिस तरह से हर पेपर के अंदर हर क्वेश्चन का अपना एक अलग नाम होता है, एक अलग पहचान होती है। हर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 नहीं होता, हर क्वेश्चन का जो है अलग अलग नाम होता है। कोई क्वेश्चन 1 2 3 अलग अलग नेम्स होंगे, लेकिन वो एक ही नंबर जो है एक से ज़्यादा को अलॉट नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह से हम जब अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर अपने इंक्वायरर का जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं तो इसमें भी हम एक यूनिक नेम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे अभी आपको कोड करवाना है तो मैं उस हिसाब से नेम में एज लिख देती हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ से इसको चेंज करवाती हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ जो मैं अमरीन है इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ अपने एज से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो ये टाइप के हिसाब से अगर हम देखें, अगर ये लाइन के हिसाब से, तो ये क्या चीज़ है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हो गया नेम। और टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर देखें तो व्हाट इज़ योर नेम जो है ये एक मैसेज है। क्या है ये एक मैसेज है। तो हम अपने इंक्वायरर में ये जो रोल नंबर है इसे भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ और इसको इसकी जगह पर मैं लिख देती हूँ मैसेज, ठीक है। और यहाँ ये जो नंबर है मैं इनको भी हटाकर अब मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देती हूँ, कोड के अंदर ही लिखूंगी इंटर योर एज, ठीक है। और कॉलन लगाकर मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगी। और अब हम आ जाते हैं टाइप के ऊपर, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो मांगता है हमारा इंक्वायरर वो क्या मांगता है, वो मांगता है टाइप। यानी ये जो सब्जेक्ट है इस जगह पर अब मैं यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन करूंगी, टाइप। टाइप क्या चीज़ होती है वो भी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे मौजूद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये हो गया हमारा नेम, व्हाट इज़ योर नेम ये हो गया हमारा मैसेज। और हर क्वेश्चन की एक टाइप होती है, ठीक है। अगर वो एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज हो सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई ऐसे हो सकता है, यानी अलग अलग टाइप है। एक पेपर के अंदर हर उसकी एक अलग टाइप होती है, ठीक है। तो यहाँ जो है क्योंकि मैं एज का जिक्र कर रही हूँ तो पहले मैं इसको रिप्लेस करूंगी, इस पूरे कोड को यहाँ से मैं हटा देती हूँ, मैं यहाँ बनाती हूँ टाइप और कॉलन लगाते हुए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर, ठीक है। और अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कॉमा जो है वो बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम जैसे अभी एक नॉर्मल हमारा यहाँ पे है लिखा हुआ नेम अमरीन, रोल नंबर 1 2 3 4 5 और सब्जेक्ट जो है, तो यहाँ हम कॉमा दें नहीं दें ये चलता है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि उसको हम रीड कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ जब हमारा सिस्टम, हमारी मशीन, हमारा कंप्यूटर रीड करता है तो उसको समझ नहीं आता। वो इस तमाम कोड को जो है एक जानेगा जब तक हम उसको यहाँ पर इस एज के बाद कॉमा नहीं डालेंगे। तो कॉमा जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रोग्रामिंग में हमेशा कॉमा जो है वो किसी भी दो चीज़ों को
सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एज ए सेपरेटर जो है इसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी हो गया, नेम भी हो गया, मैसेज भी हो गया, टाइप भी हो गया। अब क्या चीज़ रहती है, अब यहाँ पर रहती है कर्ली ब्रैकेट्स रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ब्रैकेट्स भी लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो भी कुछ काम कर रहे होते हैं वो किस चीज़ में कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं हम इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना जो भी कोड होता है, जो भी सवाल होता है वो हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं। तो अगर हम इसको टाइप के हिसाब से देखें तो ये हमारा क्या बन गया, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से उठा लेती हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर कर हम अपने VS कोड में चलते हैं। और तो अब हम यहाँ पर इसको अपने प्रॉम्प्ट में जो है इसको मैं एंटर करूँगी और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये मेरा जो है कोड आ गया है। इसको मैं यहाँ पे ज़रा कोड डबल कोड में कर दूँ इस नंबर को। यहाँ पे ये एरर कर रहा है, सही। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी ऐड करवा लेती हूँ, यहाँ पे एक सेपरेटर देते हुए यहाँ मैं चॉइसेस भी दे देती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चॉइसेस भी दे देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इसको कुछ चॉइसेस भी यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ मैंने ये कोड लिख दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज़ कम है। क्या चीज़ कम है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एरे, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो करने होते हैं या मल्टीपल फंक्शंस जो हैं जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं तो हम उसके लिए जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल सवाल जो है उसके अंदर हमें लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पर भी जो है हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ जो है हमने ये कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब मल्टीपल सवाल से मेरी क्या मुराद है, मल्टीपल सवाल से मुराद जैसे अगर मैं इसको हाँ, तो अब ये देखें, अगर मैं इस तरह से करती तो ये मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये यहाँ पे मुझे हेल्प करता। यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया और इस तरह से जो है मैंने अपना जो मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। लेकिन क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ तो इसलिए अभी नीचे वाला कोड मैं हटा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंसोल का फंक्शन बना लेती हूँ। और इसके अंदर मैं कोड के अंदर लिखूंगी योर करंट एज इज, थोड़ा सा स्पेस देकर, हाँ, अब मैं इस कोड से बाहर आकर एक सेपरेटर लगाऊंगी और उसके बाद आंसर डॉट एज लिख देती हूँ। ओके, यहाँ इसलिए ये है क्योंकि मैंने अभी वहाँ पे वेरिएबल जो है वो नहीं बनाया था। मैं इसको लिख देती हूँ, फिर मैं वहाँ पर ऊपर वेरिएबल भी कंप्लीट अपना करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है अभी हमने इसको वेरिएबल नहीं बनाया था, अब हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने इसे। यहाँ पर मैं लेट के फंक्शन के अंदर आंसर लिखूंगी और इक्वल टू की साइन दे दूंगी। इक्वल टू जो है वो असाइनेबल ऑपरेटर भी है। इसका मतलब होता है कि इसकी दोनों तरफ वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, यानी जो आंसर है वही जो मेरे अवेट वाले फंक्शन के अंदर जो इंक्वायरर में चीज़ें हैं वो उस दोनों सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, ये मैंने इसको इस तरह किया। अब अगर मैं इसको एक दफ़ा आपको कंसोल कराकर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से मेरे पास आएगा। नोट इंडेक्स नहीं, मेन है, सॉरी, मेन डॉट ts js, मेन डॉट js, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करती हूँ। तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। तो अब मैं यहाँ पर अपनी कोई भी एज जो है यहाँ पर दे देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 30 दी, तो योर करंट एज इज़ 30, ये इसने मुझे रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा इंक्वायरर, और इंक्वायरर का फंक्शन किस तरह से वर्क करता है इसको हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट अपने एप्लीकेशंस के अंदर हम
इसको फंक्शंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को भी हम यहाँ पर लिखवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हम यहाँ पर चौक को भी यूज़ कर देखेंगे। चौक क्या है? चौक भी एक मॉड्यूल है, इसको भी हम npm के ज़रिए जो है इंस्टॉल करवा लेते हैं। और यहाँ पर जो है चौक बेसिकली हमारे इस कोड को और अच्छा और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टेबल जो है बनाने में हेल्प करता है। अभी आपके सामने जो मेरा प्रिंट होकर आया है आंसर, ये आप इसको देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो है चौक को जो है इंस्टॉल करवा लेती हूँ। पहले मैं ऊपर आती हूँ, इसको मैं चौक को इंपोर्ट करती हूँ। इंपोर्ट इंक्वायरर के नीचे मैं लिखती हूँ इंपोर्ट चौक फ्रॉम कोड के अंदर ही चौक। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर नीचे इसको इंस्टॉल भी कर लेती हूँ। npm, इसकी कमांड क्या है? npm इंस्टॉल चौक। बहुत सिंपल है, बहुत आसान सी चीज़ है और बहुत मज़े की भी है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद ये मेरे पास आ चुका है, डन हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी तो इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ ये जो मैंने console डॉट लॉग का जो फंक्शंस बनाया है और इस फंक्शन के अंदर ये जो मैंने अपना कोड लिखा है, इसी के अंदर आकर मैं यहाँ पर लिखूँगी चौक। पहले मैं अपने इस वाले कोड को जो है सेलेक्ट करते हुए ब्रैकेट में कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चौक डॉट कलर देख लेते हैं, ब्राइट ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ब्राइट। ठीक है, इसको हम डॉट बोल्ड भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम डॉट लगाकर इसको इटैलिक कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर भी कर देख लेते हैं। डॉट बीजी कर लेते हैं और बीजी हम वाइट कर लेते हैं, डॉट करके वाइट। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल कराती हूँ। तो ये देखिए, अब मेरे पास क्या हुआ, मैंने चौक के ज़रिए इसको किया तो यहाँ ये मेरे पास आंसर जो है आपने ठीक है कैसे आ रहा है कि ये बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से इस वाइट वाले बैकग्राउंड को हटा देती हूँ, ठीक है, सिर्फ बीजी वाइट जो है इससे मैं हटा देती हूँ और कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ब्लू के बजाय अब थोड़ा रेड कलर देख लेते हैं। रेड ब्राइट जो है सही। अब इसको दोबारा हम देखते हैं। जी, तो ये देखिए, अब मैं अगर आपको इसे फुल खोल के दिखाऊं तो ये देखें आपके सामने, यस, तो ये मेरा जो है रिजल्ट आपके सामने नज़र आ रहा है आपको कि वाइट बैकग्राउंड के साथ भी मौजूद है और ये रेड कलर में भी मौजूद है। ठीक है, इसको एक दफ़ा ब्लू कलर में भी देख लेते हैं। मुझे तो खैर बहुत मज़े का लगता है, इसको चौक का यूज़ करके आप अपने कोड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा कर चीज़ आती है, जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे वो चीज़ आपको यूज टू हो जाएगी, आपको अच्छे से करना आ जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आ रहा होता है तो उस रिजल्ट को देखकर जो है ना, तो एक होता है कि नहीं ये तो आसान था। ये देखिए, अब मैं इसको दोबारा से आपको फुल ओपन करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरे पास बैकग्राउंड के साथ भी है, विदाउट बैकग्राउंड रेड कलर में भी है और ब्लू कलर में भी है। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी और समझ आ गई होगी, और आपको मॉड्यूल क्या होता है, इंक्वायरर क्या होता है, और चौक को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, अवेट का फंक्शन क्या होता है। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा जैसे समझा सकती थी, मैंने कहा आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है आप इसको समझ लें। और यही छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनको हम याद रखें तो फिर हमें आगे कोड करने में जो है आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।